अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने हराम मौत का इंतखाब किया और कब्र में जा सोई, मगर मरने के बाद भी उसे सुकून ना मिला और उसकी चीखें कब्रिस्तान के लोग रोज़ाना सुनते थे। आइए कहानी शुरू करते हैं। सारिम और वसी आज काफ़ी दिनों के बाद कंबाइंड स्टडी के बहाने इकट्ठे हुए थे, वरना दोनों ही अपने धंधों में काफ़ी मसरूफ़ रहते थे। ये इन दोनों का फाइनल ईयर था, इम्तिहान करीब थे और यही वजह थी कि घर वालों से कंबाइंड स्टडी का बहाना बनाकर सारिम वसी के घर में आ मौजूद। मगर पढ़ना तो नहीं था इन दोनों ने। वसी एलईडी पर हॉरर मूवी देखते हुए मूंगफली खाने में मसरूफ़ था, जबकि सारिम बेतासुर चेहरे के साथ स्क्रीन पर आने वाले सनसनीखेज मंजर देख रहा था। वसी यार चैनल चेंज कर दे, बहुत ही खतरनाक मंजर हैं। सारिम कुछ खौफ महसूस कर रहा था। क्यों, तुझे क्यों डर लग रहा है? वसी हंसा था। मुझे डर क्यों लगेगा यार, चल थोड़ा पढ़ते हैं। स्क्रीन से नजरें हटाते सारिम ने वसी से अपने खौफ छुपाने की कोशिश की। तू कौन सा पढ़ने आया है, पूरी पिक्चर तो देखने दे। वसी की नज़रें अभी भी एलईडी स्क्रीन पर मरकूज थी। स्क्रीन पर नजर आते मंजर ने सारिम के रोंगटे खड़े कर दिए थे। कब्र से निकलती आवाज़ ने इसके ओसान खता कर दिए थे। सारिम ने वसी से रिमोट चपट कर एलईडी बंद कर दी। क्या मसला है तेरे साथ, तू देखने क्यों नहीं देता? वसी जलाई हुई आवाज़ में बोला। मुझसे बातें कर यार, मैं कौन सा रोज़ तेरे घर पे आता हूँ। सारिम ने मुंह फुलाया। इसके फूले मुंह को देखकर वसी बेख्तियार हंसा था। वसी बोला, और सुना, भाभी कैसी है? मूंगफली का दाना मुंह में डालते ही वसी गोया था। इसके फरबिया जिस्म इसकी खुश खुराकी का मुंह बोलता सबूत था। कौन भाभी? अब सारिम ने भी मूंगफली झपटने पर इस्तफार किया था। कौन भाभी? अब सारिम ने भी मूंगफली झपटने पर इस्तफार किया था। अबे मंतहा की बात कर रहा हूँ, 10 साल से तेरी गर्लफ्रेंड है, अब तो इसे भाभी ही कहना चाहिए। बेचारी कब से तेरा इंतज़ार कर रही है। वसी ने इसे देखते हुए आंख दबाकर कहा था। कोई वाबी वाबी नहीं है वो तेरी, पिछले ही हफ्ते मेरा इससे ब्रेकअप हो चुका है। शुक्र है इस बुला से मेरी जान छूट गई। आपी ने जब से वहाँ से घर मुंतकिल किया है, इस एरिया में जाने का जवाब भी ख़त्म हो गया है, वरना अक्सर गली में खड़ी ही दिख जाती थी। सारिम खतरे मुंह बनाए गोया हुआ था। सब पता है, तूने ही इसे अपने प्यार में फंसाकर इसे पागल बनाया था, और अब इससे ब्रेकअप की क्या तक तुक बनती है तेरी, बता ज़रा। वसी ने खुफकी का इजहार किया था। चुप कर जा, इसको लगते सुलगते तुझे इसका कुछ ज़्यादा ही दर्द नहीं होता? इतना दर्द है तो तू ही इससे ब्याह रचा ले। मैं इससे शादी नहीं कर सकता। मुझे तो एक ऐसी लड़की की तलाश है जो इन खराफात से दूर हो। सारिम ने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की जानिब इशारा किया था। तो इन खराफात से दूर क्यों नहीं हो जाता? खुद पहले पाकबाज बन जा, फिर ही कोई पारसा मिलेगी ना। वसी ने तंजिया लहजे में कहा। तू है ना पारसा, मौलवी सड़ियल इंसान, अब मुझे दर्द देता बनकर। सारिम ने वसी को घूरते हुए कहा। अच्छा, ब्रेकअप की वजह बताना पसंद करेंगे आप? वसी ने मजीद वजाहत तलब करना ज़रूरी ख्याल किया था। इस सर दर्द से बंदा ब्रेकअप ना करे तो क्या करे? हर वक्त एक ही सवाल, घर वालों को कब भेजोगे? हर वक्त टाला कि कुछ दिन सब्र कर लो, मगर धाक के 3 पात। सारिम चिड़ा हुआ था। तो तुझे बचपन में इश्क फरमाने का मशवरा किसने दिया था? इससे तेरे साथ इश्क करते 10 सालों का तवील अरसा गुजर चुका है। शादी का मुतालबा नहीं करेगी तो बेचारी क्या करेगी? वसी के लहजे में तलखी घुली हुई थी। खामोश हो जा हमायती भाई, मैंने इसे कह दिया है, अगर अब इसने मुझे कॉल की तो मैं इसे जान से मार दूंगा। फिर अपनी तस्वीरों और वीडियो लीक होने की जिम्मेदार तुम खुद होगी। शराफत से मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। अभी तो ज़िंदगी की 24 बहारें ही तो देखी हैं मैंने, अभी तो मुझे बाहर जाकर खुद को मनवाना है। इस 2 टके की लड़की से शादी करके लाइफ का मर्डर करने का शौक़ नहीं मुझे। ठीक इसी लम्हे सारिम का मोबाइल फूल बज उठा। इस टाइम पर किसकी कॉल आ गई? वसी ने दीवार घड़ी पर नज़र डालते हुए ताज्जुब से देखा। तेरी लगती सकती की उम्र बेहद लंबी पाई है, मुहतरमा ने सुतेले भाई ने याद किया और बहना हाजिर हो गई। सारिम ने नखूत से नाक सुकेड़ कर कहा, रिसीव कर ले, पता नहीं क्या कह रही होगी। सारिम की बातों को खातिर में ना लाते हुए वसी हाथ झाड़ते कंबल में दुबक गया था।
तुम्हें मैंने कॉल करने से मना किया था ना, फिर किस खुशी में कॉल करके मेरा दिमाग खराब कर रही हो। कॉल पिक करते ही सारिम मुंतबाह पर बुरी तरह धाड़ा था, जबकि वसी ने इसे इशारे से कूल डाउन रहने का मशवरा दिया था, जिस पर सारिम मुसलसल इसे घूर रहा था। मुंतबा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? रात के 3 बज रहे हैं, यह मजाक करने का वक्त नहीं है, समझी तुम? सारिम के माथे पर पसीने के कतरे मुंजमद नजर आ रहे थे। वो मुंतबा पर तकरीबन घुराया था। मैं कब्रिस्तान क्यों आऊँ? ये कैसी अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं? तुम कहाँ से बात कर रही हो? वसी इनकी गुफ्तगू सुनकर कंबल हटाए सारिम के दाएं जानी बैठा था। सारिम को पागलों की तरह चीखते देखकर इसने इसका शाना हिलाया था। पापोश नगर कब्रिस्तान के दाएं तरफ की ताज़ा कब्र क्या हो गया है? आर यू मैड? सारिम दाड़ा था, इसके हाथ लर्ज रहे थे। वसी ने जैसे ही इसके हाथ से फोन झपटा, कॉल बंद हो चुकी थी। वसी ने मेज से जग उठाए गिलास में पानी उंडेल कर सारिम को थमाया था। इसने एक ही घूंट में पानी से भरे गिलास कर दिया था। इसके लबों पर पापड़ी सी जम गई थी, आंखों में वहशत के साए थे। इसका चेहरा लट्ठे के मानिंद सफेद हो रहा था। इसका पूरा जिस्म होले होले कांप रहा था। वसी ने सख्ती से इसका शाना थाम कर रखा हुआ था। सारिम, कुछ तो बताओ, आखिर क्या हुआ है? वसी तफक्कुर से गोया हुआ था। इसने सारिम की यह हालत पहली मर्तबा देखी थी। यार वो मुंतबा। सारिम खामोश हो गया। क्या हो गया? सब खैरियत है ना? तू कैसी फजूल किस्म की बातें कर रहा है? वसी ने घबरा कर इस्तफसार किया। मैं फजूल बातें नहीं कर रहा, वो फजूल बातें कर रही है, सालिम ने हकला कर जवाब दिया। वो बहुत घबराया हुआ था। क्या कह रही है वो? वसी ने पूछा। मुझे कब्रिस्तान बुला रही है। पर क्यों? अब वसी के हाथ सर्द हुए थे। कह रही थी कि मुझे तुमने जान से मारने की धमकी दी थी ना, अब आकर मार लो, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। सारिम सख्त खौफजदा नजर आ रहा था। चल, तुझे डरा ही रही होगी। सबको पता है कि तुझे हॉरर मूवी से कितना खौफ आता है। मजाक कर रही होगी। इसके शाना थपकते वसी ने इसे समझाने की कोशिश की। वसी के अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। वो फक्त सारिम का खौफ कम करने की कोशिश कर रहा था, वरना खौफजदा तो वो भी हो गया था। यार, इसने कब्रिस्तान का एड्रेस भी बताया है और इसके आसपास नहायत ही भयानक किस्म की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कई बदरूहें आपस में बगलगीर होकर गुफ्तगू कर रही हों। सारिम का खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था, जबकि वसी की हालत भी गैर होती जा रही थी। चल, तू परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू हॉरर फिल्म देखकर डर गया है। अब तुझे इस किस्म की फिल्मी नहीं दिखाऊंगा। अब ख्वाम का ज़ेन पर जोर मत डाल। अब सोने की कोशिश करो, सुबह देखेंगे। फिर कॉल करके मेरी इससे बात करवाना। मैं इससे कहूँगा प्यार मोहब्बत अपनी जगह, पर तेरी कमज़ोरी पाकर तुझे इतना डरा रही है, हैरत है। वसी सख्त मुतफक्किर दिखाई दे रहा था। सारिम पर कंबल डाले वो दूसरे बेड पर सोने की घर से लेटा था, मगर नींद की देवी इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सारिम को मुसलसल देखे जा रहा था, जो सोने की अदाकारी करने की कोशिश कर रहा था। सारिम, अब जाग भी जाओ, बाहर नाश्ता करते हैं, फिर कब्रिस्तान चलेंगे। वसी खिड़की के पर्दे हटाते हुए गोया हुआ था। घड़ी सुबह के 10 बजा रही थी। सर्दियों के दिन थे। माहौल में काफ़ी खनक थी। कमरा मुकफिल होने के बावजूद भी बिल्कुल ठंडा हो रहा था। सारिम ने आंख खोली। क्या यार, थोड़ी देर पहले ही तो आंख लगी थी। सारिम जच नजर आ रहा था। कल देर तक सो जाना, आज इस सिलसिले को ख़त्म कर डालते हैं। कमरे में बल्ब जलाए। वसी जैकेट पहनते हुए हम कलाम था। वो दोनों 10:30 बजे ढाबे पर मौजूद थे। सारिम ने सिर्फ चाय ली थी। वो खासा डिस्टर्ब था, जबकि वसी भी चाय पी रहा था। इसे मुंतबा से ऐसी हमाकत की हरगिज तवक्का न थी। वो तो इसे खासा समझदार समझता था। चलो चलें। चाय का मग खाली करते सारिम सोचों के में बिजी था। बाइक की चाबी में इसने सारिम को उठने का इशारा किया। सारिम ने खाली खाली नज़रों से इसे देखते इसकी तकलीफ की थी। इम्तहान करीब थे। वसी को इल्म था कि सारिम इन चीज़ों से सख्त खौफजदा हो जाता है। वो इसका खौफ ज़ायल करने के लिए इसे कब्रिस्तान ले जा रहा था। इसे मालूम था कि ये मुंतबा की कोई शरारत है, क्योंकि कॉल कटने के बाद इसने अपने नंबर से भी ट्राई किया था, मगर मुंतबा का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। इसी असना में वसी का मोबाइल फ़ोन बज उठा। बाइक साइड पर रोके इसने कॉल रिसीव की थी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? वसी को परेशान देखकर सारिम ने इस्तफसार किया। नहीं यार, फरहान भाई का एक्सीडेंट हो गया है, आप ही ने अस्पताल बुलाया है, चलो वहीं चलें। अपने भनोई की
बात बताते हुए वसी ने दोबारा बाइक स्टार्ट की। अस्पताल का रास्ता वसी ने नहायत तेजी में तय किया था। फरहान साहब की हालत बहुत सीरियस थी। वसी की बहन और इसके ससुराल वाले भी खासे परेशान थे। सारिम और वसी ने भी ब्लड बैंक में जाकर खून दिया था। इन सारी परेशानियों में सारिम और वसी को खून काल की बात बिल्कुल भूल चुके थे। मगरिब के बाद इनकी हालत संभली थी। अब वो खतरे से बाहर थे। सब ने सुख का सांस लिया। वसी के अम्मी बाबा अस्पताल पहुंच चुके थे। भाई के होने से अनीका को बहुत हौसला मिला था, वरना वो बिल्कुल परेशान हो गई थी। भाई छोटा हो या बड़ा, वो बहनों का मान होता है। बहनों के दुख दर्द इन्हें तकलीफ में मुब्तला कर दिया करते हैं। बहनों को तंग करने में इनका कोई सानी नहीं होता। अगर कोई इनकी बहनों को तंग करे, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। भाइयों का साथ बहनों के लिए एक छत की सी हैसियत रखता है और इस छत के साए तले बहनें खुद को महफूज तस्वर करती हैं। इस कड़वे वक्त में वसी ने अनीका का खूब साथ दिया। अनीका सारिम और वसी का ममनून नजर आ रही थी। वसी बेटा जाओ आराम कर लो, सारिम भी थक गया होगा। शोर की तबीयत संभलते ही अनीका खासी मुतमईन नजर आ रही थी। नहीं आपी, मैं यहीं हूँ। वसी वेटिंग एरिया में मौजूद था। अनीका को चाय बिस्किट थमाते हुए वो वहीं बैठ गया। मेरा प्यारा भाई, अल्लाह तुम्हें सदा सलामत रखे। अचानक ऐसी खबर ने दिल दहला दिया कि मुझे अगर तुम आते तो पता नहीं मैं कैसे सब संभालती। अनीका आपिदा हुई थी, जबकि सारिम खामोशी से दोनों बहन भाइयों की गुफ्तगू सुन रहा था। अरे आपी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? जब तक आपका भाई सलामत है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उसी ने अनीका के दोनों हाथों में थामकर तसल्ली दी थी। ये किसका फोन है? चार्जिंग पर लगा बज रहा है। अनीका की नंद हाथ में मोबाइल थामे वेटिंग एरिया में आई थी। मेरा है। सारिम ने आगे बढ़कर सेलफोन थामा, जबकि वसी की नजरें सारिम पर ही मरकूज थी। स्क्रीन पर जगमगाते नंबर को देखकर सारिम परेशान हुआ था। वसी को जानने में लम्हात भी नहीं लगा कि किसकी कॉल हो सकती है। चलो सारिम, बाहर चलें। आप ही, हम थोड़ी देर में आते हैं। सारिम को थोड़ा काम है। वसी ये कहते हुए उठा था। हाँ जाओ, आराम से फ्रेश होकर आना। वसी के सर पर हाथ फेरते अनीका मुस्कुराई थी। सफेद दुपट्टे के हाले में मुकीद चेहरा नहायत पाकीज़ा लग रहा था। हेलो, क्यों कॉल कर रही हो मुझे? सारिम चिल्लाया था। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मुंतबा की हंसी में टूटे कांच की किरचियां थी। मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं, आइंदा कॉल मत करना, सारिम ने डांट कर कहा था। एन इसी वक्त वसी के इसके पुष्ट पर खड़ा हो गया। इसके शाना हिलाते वसी ने इसे समझाया था। मैंने जहाँ बुलाया था वहाँ आके मिलो। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। मुझे जान से कब मारोगे मेरी जान? मुंतबा फिर से हंसकर गोया हुई थी। इसकी हंसी में गहरा तंज था। सारिम ने इसकी ऐसी हंसी पहली बार सुनी थी। तुम पागल तो नहीं हो गई या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सारिम गजबनाक हो गया था। ना मैं पागल हुई हूँ, ना ही मेरा दिमाग खराब हुआ है। तुम आओ तो सही, इसने इसरार किया और ये कहकर लाइन मुंतका कर दी। अब इसने क्या कहा? वसी ने इसके सामने आकर इस्तफसार किया। वो वहीं बुला रही है। थी तो बुला के डरपोक, कब्रिस्तान बुलाकर पता नहीं कौन सा तमाशा बनाना चाह। सारिम सख्त चिढ़ा हुआ था। तू परेशान ना हो, वो जानबूझकर तुझे खौफजदा कर रही है। वो समझ रही है तू वहाँ जा ही नहीं सकता। वो तुझे हमा वक्त खौफ में मुब्तला करती रहेगी। हम अभी चलकर इस किस्से को यहीं ख़त्म कर देते हैं। वसी का अंदाज वजाहती था। यार रात हो रही है, तो सुबह चलेंगे। सारिम ने इसे समझाने की कोशिश की। तू घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ। खुद ही असलियत सामने आ जाएगी, फिर मैं खुद इसे फोन करूंगा। ऐसा मजाक आइंदा ना करे। फिलहाल मतलूबा जगह चलते हैं। वसी ने इसे हौसला फराम किया था। आज ही इस सिलसिले को ख़त्म करेंगे। वसी ने यह कहते हुए बाइक स्टार्ट की थी। सारिम इसके अकब में बैठे किसी गहरी सोच में डूब चुका था। सारिम और वसी जब कब्रिस्तान के आहते में पहुंचे तो मसाजिद से मगरिब की नमाजें अदा की जाने की आवाज़ें आ रही थी। वसी मैं आगे नहीं जा रहा। वसी को कब्रिस्तान में चलते देखकर सारिम सख्त खौफजदा हुआ था। क्या हो गया है सारिम? तुम तो ऐसी हरकतें कर रहे हो कि जैसे पहली बार कब्रिस्तान आए हो। मर के हमें यहीं आना है, यही हमारा असली घर है। वसी ने यह कहते हुए सारिम का हाथ थाम लिया था। अब बता, इसने किस जगह बुलाया? आगे बढ़ते वसी ने इससे सवाल किया था। कह रही थी कि कब्रिस्तान के दाएं जानिब नीम के पौधे के नीचे मिलेगी।
सारिम के लफ्जों में घबराहट नुमाया थी। वसी कुछ कहे बगैर आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर चलकर ही इन्हें नीम का पौधा दिखाई दे दिया था। एक ताज़ा कब्र पर गुलाब के फूल तरोताज़ा पत्तियां बिखरती नजर आ रही थी। कब्र पर नाम की तख्ती लगी हुई थी जिस पर मुंतहा रहमान वल्द रहमान फारूकी दर्ज था। सारिम तो इस वाक़े की इब्तदा से ही बेतहाशा खौफजदा था, मगर ये देखकर वसी के औसान भी खता हो गए। वो दोनों कब्र के बाएं जानिब बैठ गए। वसी के हाथ में छोटा सा टॉर्च थी जिसकी मदद से वो कब्र को देख रहा था। एन इसी वक्त कब्र से एक नस्वानी हाथ बरामद हुआ जिससे ना सारिम और ना ही वसी देख पाया था। वसी चलो निकलो यहाँ से। सारिम की घबराहट नुमाया थी। झिंगरों की बेहंगम आवाज़ों ने माहौल को मजीद भयानक बना दिया था। रात की तमल तौर पर अपने पर फैला चुकी थी। वसी भी सारिम का हाथ थामे पीछे हटा था, मगर ये क्या सारिम अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा था। वसी ने अंधेरे में सारिम को अपनी जानिब खींचने की बहुत कोशिश की, मगर सारिम वहीं पर जम सा गया था। वसी के हाथों से टॉर्च गिरा था। वो टॉर्च उठाने के लिए झुका ही था कि इसकी नज़र सारिम के पैरों पर ठहर गई थी। सारिम के दोनों पांव कब्र से निकले निस्वानी हाथ से बेइंतहा बुरी तरह जकड़ रखे थे, जबकि सारिम आंखें फाड़े गले से घुटी घुटी चीख निकाल रहा था। तो आखिर तुम आ ही गए सारिम। अब इस कब्र में मैं तन्हा नहीं रहूंगी। मुझे यहाँ के अंधेरे से खौफ आता है। अब तुम भी यहाँ मेरे साथ ही रहोगे। जिंदगी में तो तुमने मुझे दुत्कार दिया था, तुम्हारे लिए मैं जान से गुजर गई। अब हम दोनों इस कब्र के मकीन बनकर रहेंगे। मुंतहा की जहर खंद आवाज ने वसी का सहर तोड़ा था। सारिम कब्र की जानिब खींचा जा रहा था। मुंतहा की दर्दनाक हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी, माहौल को मजीद पुरसरार बना रही थी। झिंगरकों की आवाज और मुंतहा की खतरनाक हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी और दिल दिला रही थी। वसी ने फौरन सारिम का हाथ छोड़ा और तेजी से कब्र से दूर निकल रहा था ताकि मदद के लिए किसी को बुलाए। सारिम बेहसो हरकत कब्र के जानिब खींचता चला जा रहा था। वसी बदहवासों के आलम में सर पिट भागते किसी से पूरी तरह जा टकराया। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों भाग रहे हो? घुप अंधेरे के बाद वो किसी शख्स को देखकर ही नहीं पाया था, मगर वसी घबराहट में थोड़ी कमी ज़रूर हुई। अंकल, वो मेरा दोस्त वो कब्र में जा रहा है, आप जल्दी चलें मेरे साथ। वो इनका हाथ थामे भागता हुआ इस कब्र तक आया था। सारिम के दोनों पैर कब्र के अंदर धंस चुके थे। अब इसका घुटनों तक जिस्म मिट्टी के ऊपरी सतह पर दिखाई दे रहा था। वसी ने फौरन सारिम के शानों को थाम लिया। बाबा जी ने यह मंजर देखकर कुछ कहा नहीं था। वो आंखें बंद किए कोई विर्द करने में मशगूल थे। उन्होंने अपने हाथ में मौजूद पानी की बोतल में कुछ आयतें पढ़कर दम की और कब्र के अतराफ में छिड़कना शुरू कर दिया। कब्र से निकलने वाले हाथ में वो जैसे ही पानी डालते जा रहे थे, हाथ कब्र के अंदर जा रहा था। मुंतहा की नागवार चीखों की आवाज़ पूरे कब्रिस्तान में छा रही थी। बाबा जी भी मुस्तकिल पढ़ते जा रहे थे। उन्होंने सारिम का दायां हाथ थाम रखा था, इसे कब्र से उठाया था। बाबा के हाथ थामने से सारिम उठा था, मगर जितना हिस्सा इसका कब्र में मदफून हुआ था वो मुंतहा के हाथों से समेत गायब हो चुका था। वो कब्र दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ गई। वसी बाबा जी के मदद से बेहोश सारिम को कंधे पर लादे अस्पताल ले आया। सारिम आईसीयू में जिंदगी और मौत की कश्मकश में था, जबकि बाबा जी मुसलसल विर्द कर रहे थे। वसी ने सारिम के घर वालों को भी इतला कर दी थी। सब भागे भागे चले आए। जब सबको हकीकत का इल्म हुआ तो किसी से कुछ भी बोला नहीं गया। सारिम की अम्मी बहन मुसलसल रोती जा रही थी, जबकि वसी बाबा जी के साथ बेंच पर बैठे गम से निढाल था। बाबा जी, आप प्लीज़ घर चले जाएं, काफ़ी वक्त हो गया है, आप मेरे साथ हैं। वसी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस नूरानी चेहरे वाले शख्स से मुखातिब था। इन्हीं की वजह से सारिम की जान बची थी। इस हादसे सारिम का एक पांव घुटनों और दूसरा टखनों तक ख़त्म हो गया था। अगर बाबा जी बरवक्त ना आते तो सारिम मुकम्मल तौर पर कब्रों की गहराई में चला जाता। बेटा, मैं तो तुम्हें अकेला पाकर रुक गया कि वो लड़की तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि मेरे लिए तो इसका हर हरबा नाकाम रहेगा, मगर वो तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को फजर होने तक नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। उन्होंने
कैफे से पानी की बोतल मंगवाकर इस पर दम किया और वो पानी वसी को पिला दिया। तुम अब इससे महफूज रहोगे। मैं कुछ आयतें तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ जो तुम मुस्तकिल पढ़ते रहना। अब अपने दोस्त को भी पढ़ने की तलकीन करना। इंशाल्लाह अब तुम दोनों को इस बुला से महफूज रहोगे। वो सारिम के सर पर हाथ फेरते हुए इस पर दम करके जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। सारिम के घर वाले इनके बेहद मशहूर थे। वो इन्हें अपनी खुशी से पैसे देना चाहते थे, जिसके लिए बाबा जी ने इन्हें सख्ती से मना कर दिया। वो घर जाने के लिए अस्पताल से निकल ही रहे थे कि वसी ने इन्हें गाड़ी में बैठाने का इरादा किया। बाबा वसी के शाना थपक रहे थे। बेटा, तुम एक अच्छे दोस्त हो जिसने बुरे वक्त में भी अपने दोस्त का साथ ना छोड़ा। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करेगा। इस लड़की ने हराम मौत का इंतखाब करके गलत किया, अपनी आखिरत खराब कर ली। मगर सारिम बेटे ने भी इस लड़की के साथ गलत किया। अगर वो इसे आसरे में ना रखता तो ऐसा ना होता, मगर इसे अपने किए की सज़ा मिल गई। अल्लाह से बड़ा कोई मुनसिफ नहीं। ये इसके लिए सबक है। अल्लाह बच्चे को हदायत दे। अगर कभी दोबारा मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। उन्होंने कार्ड वसी की जानिब बढ़ाया था। वसी ने इनका कार्ड थाम कर फौरन बाबा जी का हाथ थाम लिया। वसी की आंखों में आंसू आ गए थे। बाबा जी, आपने नहायत कठिन वक्त में मेरी मदद की। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आपसे शुक्रिया कहने भी मेरे पास अल्फाज नहीं। वसी की आंखों में आंसू छलके थे। बेटे, मैं वहाँ अपनी एहलिया की कब्र पर फातिहा पढ़ने आया था। कब्रिस्तान से अजीबोगरीब वहशतनाक आवाज़ें मुझे भी आ रही थी। मैं इसी जानिब आ रहा था जब तुम मुझसे टकराए थे। बेटा, इंसान ही इंसान की मदद करता है। मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया। अल्लाह ने जो मुझे थोड़ा बहुत इल्म दे रखा है, अगर मैं इस इल्म से इंसानों की बेगर्ज मदद ना करूं तो मेरा इल्म बेकार है। बेटा, अब मुझे इजाज़त दो। वसी का शाना थपकते बाबा जी रक्शे में सवार हुए थे। वसी रक्शे को दूर तक जाता देख रहा था। सारिम, दुआ दूध के साथ खाओ। वसी ने दूध का गिलास आगे बढ़ाया था। सारिम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था। वो व्हील चेयर पर के सहारे हर जगह पर जाता था। वसी रोज इससे मिलने आता था, मगर सारिम के तो अब लब सिल गए थे। वो किसी से कोई बात नहीं करता था। वसी हमेशा इससे बात करने की कोशिश करता था। सारिम के लब हमेशा खामोश रहते थे। क्या हो गया तुझे सारिम? तू कोई बात ही नहीं करता। वसी खफकी से गोया हुआ था। क्या बोलूं? कहने के लिए कुछ बाकी ही नहीं बचा। सारिम अबदीदा था। वसी ने इसका हाथ थाम लिया। कुछ भी बोलो, अब अपने दिल का बोझ ही कम कर लो। कुछ भी खत्म नहीं हुआ मेरे यार। उसी ने इसके हाथों में दबाव डाला था। क्या कहूँ, जिंदगी से यकदम अलग ही रुख अख्तियार कर लिया है। ऐसा तो कभी मैंने ख्यालों में भी ना सोचा था जैसा मेरे साथ हुआ है। सारिम गमगीन था। वसी ने इसे टोका नहीं। मैंने मुंतबा के साथ गलत किया। मेरी वजह से इसने हराम मौत का इंतखाब किया। अपने साथ साथ मुझे भी उम्र भर के लिए एक गहरी अजियत में बेपताल में धकेल दिया। मैं चाह कर भी इस हादसे को फरामोश नहीं कर सकता। इस हादसे ने मुझे माजूर कर दिया। मुझे तो अपनी फिटनेस बॉडी पर बड़ा नाज था। अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाने के लिए मैं जिम में घंटों गुजारता था, बेहतरीन डाइट लेता था। क्लब तो में मेरी वाह वाह थी। एक ही झटके में मेरा वकार सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं क्या से क्या हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मेरे साथ ज़िंदगी ने भी क्या अजीब मजाक किया। सारिम की आंखों में आंसुओं की झड़ी थी। वसी भी खासा उपसुरदा था। इस हादसे ने इसकी रात की नींदें उड़ा दी थी। दोनों में गहरा तगीर रोनुमा हुआ था। दोनों के अंदर जो शौकी पाई जाती थी वो ख़त्म हो गई थी। वो दोनों ही संजीदा और बर्बाद हो गए थे। आखिरकार ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बहुत से हादसात होते हैं जो हमें यकदम बदल देते हैं। कुछ हादसात ऐसे भी होते हैं जो हमें समंदर की गहराइयों में डुबो देते हैं। वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। जिंदा दिल इंसान मुर्दे से बदतर होता है। संजीदगी इंसान में उम्र से नहीं, हादसात और तजर्बों से आती है। ये हादसा सारिम और वसी के साथ हो चुका था। इस हादसे ने इन दोनों पर उम्र भर के लिए सोच के नए द्वार ओपन कर दिए थे। वसी तो खैर इस हादसे में चशमदीद गवाह था, मगर सारिम तो इस हादसे का शिकार हुआ था और इस हादसे ने सारिम की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां रोनुमा की थी। सारिम की ज़िंदगी दूसरों के लिए एक सबक बनकर रह गई और सारिम की ज़िंदगी का ये सबक सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद इसके लिए भी था।